आज की मूवी ताइवान के एक रियल हॉन्टेड हाउस पर बेस्ड है, जहां कोई भी इंसान पूरी रात नहीं रुक पाता और यहां रियल में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। ये घर इतना भूतिया है कि यहां आने वाले सैनिक भी यहां रहने वाले घोस्ट का शिकार बने हैं। पर इस रियल हाउस के हॉन्टेड बनने की पीछे की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। वैसे वीडियो के अंत में आपको इस हॉन्टेड हाउस के कुछ रियल इनसाइड इमेजेस के साथ साथ उस कुएं को भी दिखाऊंगा जहां से यह सब शुरू हुआ था, जिसे देखकर आप भी यहां आने से पहले 100 बार सोचिएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो काफी डरा हुआ है। कोई लड़की उसे मास्टर कहकर बुला रही है, लेकिन वह किसी को देख नहीं पा रहा होता है। वह आदमी डर के मारे घर से बाहर आ जाता है, लेकिन वह आवाज लगातार उसका पीछा करती है, जिसकी वजह से वह हवा में गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद कोई अनदेखी शक्ति उसे अपने वश में कर लेती है और उसी के हाथों उसे गोली मरवा देती है। फिर हम उसकी पत्नी को एक तांत्रिक के पास देखते हैं। तांत्रिक उसे बताता है कि उसके पति को एक चुड़ैल ने मारा है और वह अभी भी उस नहर के पास भटक रही है। इसी वजह से उनके बेटे की किस्मत में आने वाले 14 साल तक पानी से जुड़ी एक आपदा लिखी है। इसलिए उसके बेटे को पानी के आसपास के किसी भी जगह से बचना होगा। एक पल की भी लापरवाही हुई तो उसकी जान चली जाएगी। इसीलिए अगर यह बच्चा किसी तरह 15 साल तक जी जाए तो उसकी माँ उसे यहाँ वापस जरूर लेकर आए। यहाँ वह औरत उस तांत्रिक से पूछती है कि उसका यह नवजात बेटा सिर्फ 14 साल की उम्र तक ही क्यों जिएगा और क्या इसे बदलने का कोई और तरीका नहीं है। इस पर तांत्रिक कहता है कि यह उसकी किस्मत है। अब कहानी 30 साल आगे बढ़ती है, जहां हम आजिया और श्याओची को पूल के किनारे देखते हैं। आजिया असल में श्याओची का सीनियर है। यहाँ आजिया उससे कहता है कि उसके लॉकेट ने गले पर एक टैन का निशान छोड़ दिया है। श्याओची बताती है कि उसकी दादी ने उसे इसे उतारने से मना किया था, लेकिन फिर भी वह उसे उतार कर किनारे रख देती है और कहती है कि उसे और प्रैक्टिस करनी है। तभी हम देखते हैं कि कोई चीज उसके लॉकेट को पानी में खींच लेती है। श्याओची जैसे ही प्रैक्टिस के लिए पानी में उतरती है, अचानक डूबने लगती है। यह देखकर आजिया उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन वह यह देखकर डर जाता है कि एक सरकटी औरत का घोस्ट श्याओची के पैर को पकड़े हुए थी। दूसरे लोग भी जल्दी से उसकी मदद के लिए कूदते हैं और जब आजिया वापस पानी में जाकर देखता है तो उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। यहाँ श्याओची उसे कहती है कि उसके पैर में सिर्फ ऐंठन आ गई थी। आजिया इस घोस्ट वाली बात को किसी से शेयर नहीं करता, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका मजाक बनाएंगे। श्याओची जब घर लौटती है तो उसकी दादी डिंग उससे पूछती है कि वह इतनी देर तक कहाँ थी, क्योंकि उन्हें आज उनके दादाजी की कब्र की सफाई के लिए जाना है। लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ उसकी माँ लिन आकर श्याओची को जल्द ही तैयार होने बोलती है, ताकि वो सभी श्याओची के दादा के कब्र पर जा सके। पर श्याओची अपनी माँ की बातों को पूरी तरह से अनसुना कर देती है और अपने फोन में लगी रहती है। इसके बाद श्याओची अपनी माँ और दादी के साथ पहाड़ों पर मौजूद कब्र की सफाई करने जाते हैं। जब डिंग और लिन प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि श्याओची एक तरह के सम्मोहन में वहाँ से दूर चली जाती है और पहाड़ से नीचे उतरने लगती है। दूसरी तरफ हमें आजिया और उसके अंकल को एक लाश का पोस्टमार्टम करते दिखाया जाता है। उसके अंकल आजिया को बताते हैं कि अगर किसी की मौत के समय मन में कोई अधूरी इच्छा या शिकायत रह जाए तो उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिलती। यह वैसा ही है जैसा तुम लोग अक्सर कहते हो कि कोई जगह भूतियां है। इसका मतलब है कि उस जगह पर ऐसी आत्माएं हैं जो धरती से बंधी हुई हैं और यहाँ से जा नहीं पाई हैं। आजिया उन्हें बताने की कोशिश करता है कि उसने सुबह एक घोस्ट देखा था, लेकिन उससे पहले ही उसके अंकल उसे पहनने के लिए एक ब्रेसलेट देते हैं और कहते हैं कि वह इसे कई सालों से पहन रहे हैं। उसकी माँ ने मरने से पहले उन्हें आजिया का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी और आजिया ही परिवार में अकेला है जिसे उसके अंकल की तरह यह खास काबिलियत विरासत में मिली है। असल में उसके अंकल की ही तरह आजिया भी वो देख सकता था जो आम लोग नहीं देख पाते। इसलिए उसके अंकल उसे बोलते हैं कि तुम में यह ताकत है तो दूसरों की मदद करना, यही तुम्हारे लिए पुण्य भी होगा और रक्षा भी। इस बीच श्याओची पहाड़ से नीचे आकर जंगल के बीच में मौजूद इस अजीब से जगह पहुंचती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है, एक आत्मा उस पर कब्जा कर लेती है और उसे उठाकर उस जगह से दूर फेंक देती है, जिससे श्याओची वही बेहोश हो जाती है और आसपास का माहौल खराब होने के साथ आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। फिर हम डिंग और लिन को श्याओची को ढूंढते हुए देखते हैं। यहाँ यह दोनों एक दुकान में जाते हैं, पर यहाँ की औरतें डिंग से बात करने लगती हैं, पर लिन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इससे लिन को बुरा फील होता है और वो श्याओची को आसपास देखने निकल जाती है। यहाँ एक औरत डिंग को पुलिस के पास जाने की सलाह
देती है। दूसरी ओर पूरी तरह से पोजेस्ड हालत में शाओ ची घर लौट आती है। वह रसोई के एक चॉपर का इस्तेमाल करके अपने घर के तीसरी मंजिल पर एक सील किए हुए लोहे के दरवाजे की बेड़ियों को खोलती है। फिर शाओ ची वहां से आगे बढ़कर एक पूरी तरह से सील किए हुए दरवाजे को तोड़ने लगती है, जिस पर कुछ मंत्र लिखकर टंगे हुए थे। यानी इस कमरे में कुछ तो ऐसा था जिसे बाहर आने से रोका गया था। उस कमरे के अंदर जाने पर उसे बिस्तर के नीचे से एक सील किया हुआ कलश मिलता है, जिसे वह बाहर निकालती है और वही तोड़ देती है। अब ये कलश में क्या था, यह हमें आगे पता चलने वाला है। इधर डिंग और लिन पुलिस के साथ उनके आसपास के एरिया में शाओ ची को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ कार का पहला ऑफिसर उन्हें अपने घर जाकर एक बार चेक करने को कहता है, इसलिए वह उन्हें उनके घर पर छोड़ देते हैं। वही दूसरा ऑफिसर देखता है कि वो दोनों जिस घर में रहते हैं वो तो सालों से हॉन्टेड है, जिस वजह से दोनों पुलिस वाले डर कर वहाँ से चले जाते हैं। इधर लिन जब पूरे घर में अपनी बेटी को खोज रही होती है, तभी डिंग डरते हुए आती है और खुद में बड़बड़ाते हुए कहती है कि मैंने शाओ ची को तीसरी मंजिल पर जाने से मना किया था, यह बहुत बुरा हुआ। फिर वह अकेले ही लिन को बिना कुछ बोले मास्टर आकाई से मिलने निकल जाती है, जो एक शमन था। अपनी माँ डिंग की बात सुनकर लिन जब उसी तीसरी मंजिल पर जाती है तो उसे वह टूटा हुआ कलश पड़ा मिलता है। तभी अचानक एक कंचा लुढ़कता हुआ उसकी ओर आता है और वह देखती है कि वहाँ के आईने पर खून से कुछ लिखा हुआ है। जब वह उसे देखने जाती है तो उसके बाल हवा में खड़े होने लगते हैं, जिससे वह डर जाती है। तभी वहाँ एक ड्रेस दिखाई देती है जो अपने आप हिल रही होती है, जिससे लिन और भी ज्यादा डर जाती है। पर वहाँ से निकलने से पहले ही रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वह मदद के लिए अपनी माँ और शाओ ची को पुकारती है, लेकिन तभी उसके माथे पर खून की कुछ बूंदें टपकती हैं, जिसके डर से वह एक अलमारी में छिप जाती है। तभी अचानक कोई अलमारी का दरवाजा खोलता है। असल में वो आजिया था। यहाँ लिन जब बाहर आती है तो वो बताता है कि आजिया असल में शाओ ची का सीनियर है और वह शाओ ची को ढूंढने उसके घर आया था, और जब उसने लिन के चीखने की आवाज सुनी तो वह ऊपर आ गया। लिन उसे बताती है कि वह शाओ ची की माँ है और पूछती है कि शाओ ची कहाँ है। आजिया बताता है कि शाओ ची ने उसे दोपहर में एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर उसे लेने आने के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद वह फोन नहीं उठा रही है। आजिया कहता है कि उसे लगता है कि शाओ ची किसी मुश्किल में है, पर तभी आईना टूट जाता है, जिससे वे दोनों डर जाते हैं। वे दोनों देखते हैं कि आईने के पीछे बिल्कुल उनके घर जैसी ही एक और जगह है। यहाँ लिन को अचानक कुछ धुंधली तस्वीरें दिखती हैं, जिनमें वह एक लड़की को देखती है। तभी उन्हें दूसरी तरफ से शाओ ची के रोने की आवाज सुनाई देती है और आजिया और लिन उस आईने के दूसरी ओर चले आते हैं, जहाँ नीचे की ओर वे शाओ ची को रोते हुए देखते हैं, जो कुएं के मुहाने पर खड़ी होकर यह कह रही होती है कि उसे बचाने कोई नहीं आएगा। अगर उसकी बलि दे दी जाए तो बाकी सभी शांति से रह सकेंगे। यहाँ शाओ ची ने वैसा ही ड्रेस पहना हुआ था जैसा लीन ने उस कमरे में देखा था। यहाँ लीन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शाओ ची कुएं में कूद जाती है। तभी एक घोस्ट लीन को भी पकड़कर कुएं में खींचने की कोशिश करता है, लेकिन आजिया वहाँ आकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और लिन को उस घोस्ट से बचा लेता है। वहाँ से भागकर वे दोनों एक मेज के नीचे छिप जाते हैं, जहाँ आजिया उसे बताता है कि कुएं में कूदने वाली शाओ ची नहीं बल्कि एक घोस्ट था। वह लिन को यह भी बताने की कोशिश करता है कि वह भूतों को देख सकता है, लेकिन तभी कोई उस मेज को ही वहाँ से हटा देता है। आजिया उसे कहता है कि उन्हें तुरंत वापस जाना चाहिए, लेकिन तभी कोई शंग शिन का नाम पुकारता है और लीन आवाज का पीछा करते हुए तीसरी मंजिल पर चली जाती है। वहाँ उसे शाओ ची मिलती है, जो खुद को मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लिन उसे रोक लेती है। शाओ ची कहती है कि यह सब उसकी गलती है। तभी आजिया भी वहाँ आता है, जो लिन को बताता है कि यह शाओ ची नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लिन के हाथ में एक गुड़िया है, जिसका सर वहीं गिर जाता है। आजिया देखता है कि आईने के उस पार जाने का पोर्टल अब बंद हो चुका था। आजिया उस आईने को तोड़ने की कोशिश करता है। इस बीच लिन को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वे बालकनी में जाते हैं तो देखते हैं कि डिंग मास्टर आकाई के साथ घर लौट आई है। वह उन्हें तीसरी मंजिल के कमरे में ले जाती है और उन्हें वो कलश दिखाती है जो अब टूट चुका था। मास्टर आकाई कहता है कि यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है और शायद वह वापस आ गई है। वह डिंग से एक तस्वीर उठाकर उसे देने के लिए कहता है। फिर वह उसे बताता है कि उनका परिवार अतीत में एक प्रभावशाली परिवार था, लेकिन अब केवल एक पोती बची है, तो भला उसके पूर्वजों की आत्माओं को स्वर्ग में शांति कैसे मिल सकती है। फिर वह उसे स्वर्ग के देवता का एक प्रतीक चिन्ह देता है और कहता है कि उसका नाम चिल्लाते हुए इस फोटो पर जोर जोर से मारे। अब यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि शंग शिन, ईमिंग और हेद शिन भाई बहन थे। एक दिन ईमिंग की नहर में गिरकर मौत हो जाती है। असल में वह अपनी बहन शंग शिन का जूता निकालने गया था, लेकिन शंग शिन ने अपने जूते हेद शिन से बदलकर उसको ही इस जाल में फंसा दिया था। उनकी माँ ईमिंग की मौत के लिए हेद शिन को ही दोषी ठहराती है। इस घटना से हेद शिन को गहरा सदमा लगता है और बड़ी होने के दौरान वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। एक दिन जब वह अपने बाल बना रही होती है, तभी वह देखती है कि
उसके चेहरे पर एक काला निशान उभर रहा है, जिसे देखकर वह डर जाती है और अजीब बर्ताव करने लगती है। उसकी माँ यानी डिंग तुरंत मास्टर आकाई को बुलाती है। मास्टर आकाई अपने असिस्टेंट के साथ उसके कमरे में घुसता है और वे दोनों उसके हाथ बांधकर उसे वहां से ले जाने लगते हैं। वह मदद के लिए अपनी बहन शंग शिन यानी लिन को पुकारती है, लेकिन लिन अपने कमरे में वापस चली जाती है। प्रेजेंट में डिंग हेदशिन की तस्वीर को पीटना शुरू कर देती है, जिससे आईने के दूसरे तरफ वाला घर हिलने लगता है। तभी मास्टर आकाई को एहसास होता है कि श्याओची यहीं है। तभी डिंग श्याओची को अपनी ओर रेंगते हुए आते देखती है। मास्टर कहता है कि यह उसकी श्याओची नहीं है और उसे तस्वीर को और तेजी से पीटने के लिए कहता है। डिंग वैसा ही करने लगती है, जिससे हेदशिन की आत्मा श्याओची के अंदर से बाहर आ जाती है। पर ऐसा करने के दौरान आईने पर दरारें पड़ने लगती हैं। पर तभी आजिया भी किसी तरह अपनी दुनिया में वापस कूदने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि लिन बाहर आ पाती, पोर्टल बंद हो जाता है और वह वहीं फंस जाती है। आजिया यहाँ जल्दी से श्याओची को होश में लाता है और उसे प्रेयर घर के मेज के नीचे छिपा देता है और उसकी दादी और माँ को बचाने जाता है। इस बीच हेदशिन की आत्मा डिंग पर हमला करती है और उसे हवा में उठा लेती है। हालांकि मास्टर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे छुड़ा लेता है। फिर वह हेदशिन से लड़ने के लिए अपनी तलवार निकालता है और डिंग को बताता है कि उसकी बेटी अब बदला लेने के लिए लौटी है। पर तभी मास्टर आकाई के हाथ से तलवार गिर जाती है। तभी डिंग के माथे पर खून टपकता है और हेदशिन ऊपर से उस पर हमला कर देती है और देखते ही देखते वह उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और डिंग पर अब हेदशिन की आत्मा का कब्जा हो जाता है। मास्टर आकाई यह देखकर डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश में सीढ़ियों से गिर जाता है। तभी डिंग के शरीर में मौजूद हेदशिन उसके पास आती है और चॉपर से उसे काट देती है। आजिया छुपकर यह सब देख लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक डिंग उसके सामने आ जाती है। वह उसे उस कुएं के पास ले जाती है और उसे तोड़कर खोलने के लिए कहती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो डिंग मारी जाएगी। इसलिए आजिया कुएं में उतरता है और जब वह उसे खोदता है तो उसे वहां एक बोरी मिलती है। वह उस बोरी के साथ बाहर आकर जब उस बोरी को खोलता है तो उसमें खोपड़ी देखकर वह डर जाता है। अब यहाँ आजिया को विजन आता है और उसे यह पता चलता है कि हेदशिन के कुएं में कूदकर जान देने के बाद मास्टर आकाई ने डिंग को झूठ बोलकर मजबूर किया था कि परिवार की शांति के लिए हेदशिन के शरीर के हिस्सों को अलग करना होगा, वरना वो आत्मा बनकर आएगी और इस घर के सभी लोगों को परेशान करेगी। इसलिए उसके शरीर को जलाकर बांस के जंगल में रख दिया गया था। उसके सिर को उसी जगह सील करना होगा जहां उसकी मौत हुई थी, यानी कि उसी कुएं में, और उसके कपड़ों के टुकड़े, टूटे बाल और उसकी कंघी को उसके बिस्तर के नीचे रखना होगा, यानी तीसरे मंजिल के कमरे में, जहां श्याओची ने बेड के नीचे रखा कलश तोड़ा था। यह सब देखते ही आजिया बुरी तरह से चौंक जाता है। तभी हेदशिन अपनी खोपड़ी के सामने बैठती है और डिंग के सर को वहां जोर जोर से पटकने लगती है। तभी श्याओची भी उसे रोकने के लिए वहां आ जाती है, लेकिन डिंग उसे पीछे धकेल देती है। आजिया यहाँ हेदशिन को कहता है कि मास्टर आकाई की वजह से उसकी बॉडी को मरने के बाद भी सम्मान नहीं मिला, पर वो तो पहले ही मर चुका है, इसलिए वो अब डिंग को जाने दे। इसके अलावा आजिया कहता है कि अगर उसकी कोई अधूरी इच्छा है तो वह उसकी मदद कर सकता है। हेदशिन उसे अपनी और अपनी बहन की कब्र एक साथ बनाने के लिए कहती है। फिर हमें लिन को दिखाया जाता है, जहां हेदशिन सामने आती है और कहती है कि आखिर वे मिल ही गए। वह कहती है कि वह यहीं मरी थी और यहीं फंसी हुई है और उससे पूछती है कि क्या उसने कभी उसके बारे में सोचा। लिन कहती है कि उसे नहीं पता कि हेदशिन ने आत्महत्या क्यों, जिस पर हेदशिन कहती है कि जब वे लोग उसे ले जा रहे थे तो तुमने सब देखा था, पर तुम मेरी मदद के लिए नहीं आई। फिर वह खुलासा करती है कि मास्टर आकाई और उसके असिस्टेंट हमेशा उसका इलाज और उसके ऊपर झाड़ फूक करने के बहाने घंटों उसका शोषण करते थे। हेदशिन उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना चाहती थी? मैंने तो तुम्हारी गलतियों का इल्जाम भी अपने सिर ले लिया था। मुझे पता था कि ईमिंग तुम्हारी वजह से मरा था, लेकिन उसके बाद भी मैंने तुम्हारी गलती अपने सर पे लिया और किसी को कुछ नहीं बताया। पर मुझे जिस वक्त तुम्हारी जरूरत थी तुमने मुझसे मुंह फेर लिया और जिस वजह से वो टूट गई और अपने साथ हो रहे हैवानियत से बचने के लिए खुद को मार डाला। यहाँ मास्टर आकाई को डर था कि कहीं हेदशिन अपने साथ हुए कुकर्म का बदला लेने के लिए वापस ना आ जाए, इसलिए उन्होंने उसके बॉडी को अलग अलग करवा दिया। पर श्याओची के लॉकेट उतारते ही सारा प्लान चेंज हो गया। यहाँ लिन अपनी गलती मानती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि श्याओची बेकसूर है, उसे छोड़ दो। यहाँ हेदशिन उसे बताती है कि उसने अपनी मदद के लिए बस श्याओची का इस्तेमाल किया था, असल में वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली थी। पर यहाँ एक और राज खुलता है कि लिन तो 10 साल पहले उसी जगह मर चुकी थी। वो तो उसकी आत्मा थी जो डिंग और श्याओची के साथ रह रही थी। यहाँ एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कब्र की सफाई के लिए जाते समय लिन उनके साथ नहीं थी। जब डिंग और लिन श्याओची को ढूंढ रही थी तब भी लिन वहाँ नहीं थी और पुलिस अधिकारियों के साथ भी डिंग अकेली थी। फिर हेदशिन खुलासा करती है कि वे दोनों 10 साल पहले ही
उसी जगह मर गई थीं। दरअसल हेदशिन की मौत के बाद लिन और उसकी माँ के बीच बहस हुई थी, जहां उसकी माँ हेदशिन को परिवार के अंत का कारण बता रही थी, लेकिन लिन उसका बचाव कर रही थी कि वह कोई अभिशाप नहीं थी, और इसी दौरान वह पैर फिसलने की वजह से कुएं में गिर गई और मारी गई। पर लिन की बेटी के प्रति लिन के लगाव के कारण वो एक शांत आत्मा बनकर अपनी बेटी के साथ ही रहने लगी, और उसे यह सब कुछ याद भी नहीं था। चूंकि आजिया को आत्माएं दिखती थी, इसलिए वो लिन को देख पा रहा था। जल्द ही पुलिस वहां पहुंचती है और डिंग को गिरफ्तार करके ले जाती है। फिर हम श्याओची और आजिया को शंगशिन और हेदशिन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए देखते हैं। कुछ दिनों बाद वे दोनों डिंग से मिलने जाते हैं, लेकिन वो भी अब पागल हो चुकी थी, इसलिए डिंग को श्याओची में अपना मरा बेटा ईमिंग दिखाई देता है। वह उसे देखकर खुश हो जाती है और उससे कहती है कि जब वह बाहर जाए तो यूं ही किसी के साथ डेट न करे, वरना उसका हाल भी अपने पिता जैसा हो जाएगा। यहाँ इस मूवी का सबसे बड़ा राज खुलता है जो आपका दिमाग घुमा कर रख देगा। इन दोनों को उस घर में काम करने वाली एक नौकरानी के बारे में पता चलता है, जिसका डिंग के पति के साथ अफेयर था। उस नौकरानी ने उनके सभी सेविंग्स ले लिए थे। अब एक फ्लैशबैक में हम एक चुड़ैल को मिस्टर हे से चिपके हुए देखते हैं। ये वही आदमी था जिसे मूवी के शुरू में दिखाया गया था। मिस्टर हे को मारने से पहले वह चुड़ैल उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया, और उसे मारने के बाद वह बदले की भावना में मिस्टर हे के परिवार के सभी सदस्यों को मार डालती है। यहाँ हमें बताया जाता है कि इस घर में हुए सभी मौत के पीछे उसी चुड़ैल का हाथ था। इसी चुड़ैल ने डिंग के बेटे को भी मारा था, और इसी चुड़ैल ने हेदशिन को पजेस्ट करके उसके दिमाग को अपने वश में किया और अंत में उसकी जान ले ली। यहाँ तक कि लिन की मौत भी उसी चुड़ैल की वजह से हुआ था। अंत में हमें यह पता चलता है कि मिस्टर हे और उसकी नौकरानी का अफेयर था, और उसकी पत्नी यानी डिंग इस बारे में जानती थी। मिस्टर हे की गैर मौजूदगी में डिंग ने कुछ लोगों की मदद से उसे उसी कुएं में फेंक कर मार डाला था, और उसी के बाद उस नौकरानी की आत्मा ने इस पूरे परिवार को धीरे धीरे खत्म कर दिया। अब हमें उसी चुड़ैल को दिखाया जाता है जो सीटी बजाते हुए धीरे धीरे उसी घर के अंदर जा रही होती है। फिर हम आजिया और श्याओची को उसी तांत्रिक के पास देखते हैं जिसे स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जो उन्हें बताता है कि श्याओची को अब उस घर में रहना जारी नहीं रखना चाहिए क्योंकि वह घर अपवित्र है, और श्याओची की किस्मत में आग से जुड़ी एक आपदा है, इसलिए भविष्य में जब भी वह आग का इस्तेमाल करे तो उसे बहुत सावधान रहना होगा। यानी कि कर्स अभी तक खत्म नहीं हुआ था, पर यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वैसे ये है इस हॉन्टेड हाउस के कुछ रियल लाइफ इमेजेस, जिसे दिखाने का वादा मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में किया था। हाल ही में मैंने ताइवान के एक और रियल लाइफ घोस्ट की कहानी पर बेस्ड एक मूवी को एक्सप्लेन किया है, उसे देखना न भूले। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करे। इसके साथ ही कमेंट में कम से कम एक हेलो ही लिख दे या अपने सुझाव शेयर करे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डरावनी कहानी के साथ।